नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कल की तासिका में हमने इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर इस रचना का अध्ययन किया है। आज हम हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित तथा काग भगोड़ा इस पुस्तक में संकलित दूसरी रचना विज्ञापन में बिकती नारी पर चर्चा करेंगे। इस रचना में लेखक ने शासन व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए विज्ञापन के भंवर में फंसी स्त्री का चित्रण किया है। रचना के आरंभ में वे लिखते हैं कि अखबार में भविष्य फल और विज्ञापन ज़रूर पढ़ता हूँ। जिनका कोई भविष्य नहीं है उन्हें भी भविष्य फल पढ़ना चाहिए। कभी कभी फल में से भविष्य निकल पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश में से राहत कार्य अधिकारियों के बंगले निकल पड़ते हैं। यहाँ पर लेखक भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरी राशि के सामने लिखा रहता है कि इस सप्ताह आर्थिक तंगी रहेगी, पर पैसे का प्रबंध हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे और भारत सरकार के ग्रह बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि भारत सरकार का भी स्थायी भविष्य फल यही है कि आर्थिक तंगी रहेगी पर पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। शासन व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए लेखक विज्ञापन की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने पास का पैसा खर्च करने निकल पड़ता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी का मानना है तंगी अर्थात कड़की होगी तभी पैसे का इंतज़ाम होगा। इसीलिए एक दिन भविष्य फल पढ़ने के बाद मैं तंगी पैदा करने निकल पड़ा। पास में कुछ रुपए थे, अगर उन रुपयों को यूं ही रखता तो ग्रह कहीं से पैसा नहीं दिलाते। इसीलिए मैंने तय किया कि क्यों ना एक पंखा खरीद कर ही तंगी पैदा कर ली जाए। मैंने अखबार में पंखों के विज्ञापन देखे। हर कंपनी के पंखे के विज्ञापन के सामने स्त्री है। एक विज्ञापन में पंखे से उसकी साड़ी उड़ रही है तो दूसरे विज्ञापन में उसके केश। एक विज्ञापन ने तो हद ही कर दी, उसने सुंदरी को पंखे के फलक पर ही बैठा दिया। यहाँ पर लेखक विज्ञापनों की अतिवादिता की ओर संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे कहते हैं कि इस विज्ञापन को देखकर मुझे डर लगा कि कहीं किसी ने स्विच दबा दिया और पंखे के घूमते ही महिला नीचे गिर पड़ी तो। मैं उस सुंदरी के लिए बहुत चिंतित हो उठा। पिछले साल मेरा एक महीना ऐसी ही चिंता में कटा था, क्योंकि एक मैगजीन के मुखपृष्ठ ने अपने मुखपृष्ठ को सजाने के लिए एक चित्र छापा था। चित्र कुछ इस प्रकार था कि तीसरी मंजिल की खिड़की पर स्त्री अपने पैर लटकाए बैठी है। उस चित्र को देखकर मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि हवा का झोंका आए और वह महिला गिर पड़े तो। रात को एकाएक नींद खुल जाती और मैं उस विज्ञापन में, उस चित्र में बैठी हुई स्त्री के विषय में सोचने लगता। अगला अंक जब आया और मैंने देख लिया कि अब वह महिला वहाँ से उतर गई है, तब चैन मिला। सोचा यही पंखा खरीद लूँ जिस पंखे के विज्ञापन में स्त्री पंखे के फलक पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। स्त्री को उतारकर घर पहुँचा दूँ और कहूँ कि बहन जी, इस तरह पंखे पर नहीं बैठा करते। पंखे तो बिक ही जाएंगे, पर तुम उनके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालती हो। बाजार की चकाचौंध में नारी सौंदर्य का एक वस्तु के रूप में उभरना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेखक लिखते हैं कि मैंने बहुत पंखे देखे, लेकिन किसी के सामने किसी पुरुष को बैठा हुआ मैंने नहीं पाया। पंखा ही नहीं बल्कि लगभग हर चीज़ का कम अधिक मात्रा में यही हाल है।
टूथपेस्ट के इतने विज्ञापन हैं मगर हर एक में स्त्री ही अपने उजले हुए दांत दिखा रही है। इन विज्ञापनों को देखकर मैं सोचने लगता हूँ कि क्या कोई ऐसा मंजन बाजार में नहीं है जिससे पुरुष के भी दांत साफ हो जाए। एक और विज्ञापन का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि एक विज्ञापन में एक लड़के ने एक ख़ास साइकिल खरीद ली है। उसी के पास एक लड़की खड़ी है जो बड़े ही प्रेम से देखकर मुस्कुरा रही है। क्या वो लड़के को देखकर मुस्कुरा रही है या फिर उस कंपनी की साइकिल को देखकर मुस्कुरा रही है जिसका विज्ञापन वो कर रही है। अगर लड़का दूसरी कंपनी की साइकिल खरीद लेता तो क्या लड़की उससे कहती, हटो हम तुमसे नहीं बोलते, तुमने अमुक साइकिल नहीं खरीदी। इसी के साथ साथ हर चीज़, चाहे वो कपड़ा हो, ट्रक का टायर हो, यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो, सभी के विज्ञापन के केंद्र में केवल और केवल नारी ही है। वर्तमान समय में, इस आधुनिक युग में, इस बाजारवाद के युग में विज्ञापनों का मानवीय जीवन पर तथा विशेषकर स्त्रियों पर हावी होना एक चिंताजनक बात है। लेखक लिखते हैं कि एक अन्य विज्ञापन ऐसा है जिसमें एक सुंदरी को एक ट्रक के टायर के पास खड़ा किया गया है। ट्रक खड़ा है, ट्रक के मालिक भी पास ही खड़े हैं और सुंदरी इस टायर की ओर इशारा कहकर कह रही है कि यही टायर लगाइए। पेस्ट, कपड़ा, हर चीज़ में केवल और केवल नारी को ही केंद्र में रखा जा रहा है। इन सारे विज्ञापनों को देखते हुए लेखक कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई विज्ञापन नहीं देखा जिसमें कोई पुरुष किसी स्त्री से कोई वस्तु खरीदने के लिए कहता हो। ऐसा लगता है जैसे सारी अर्थव्यवस्था पर नारी सौंदर्य ने ही कब्जा कर रखा है। लेखक लिखते हैं कि इन सारे विज्ञापनों को देखने के पश्चात कुछ निष्कर्ष निकलते हैं जिनमें इस देश की सारी सुंदर स्त्रियां मानो कंपनी की नौकरानियां हों और उनका काम कंपनी की तरफ से पुरुष को फुसलाना है। सुंदर स्त्री के जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह बन गया है किसी कारखाने का माल बिकवाना। सौंदर्य की परिभाषा अब कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो गई है कि सौंदर्य स्त्री की वह शक्ति है जिसके वशीभूत होकर कोई व्यक्ति रद्दी सामान भी खरीद लेता है। कोई सुंदर स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम नहीं करती बल्कि वे उसी पुरुष से प्रेम करने लगती है जो उनकी बताई गई कंपनी का माल खरीदता हो। और सच्चा प्रेम सिर्फ कुरूप स्त्रियां ही करती हैं क्योंकि वे किसी कंपनी का माल नहीं बिकवाती। एक वस्तु के रूप में बाजार के केंद्र में आ रही नारियों का, नारी सौंदर्य का यहाँ पर लेखक वास्तविक वर्णन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेखक अंत में लिखते हैं कि अब क्या केवल कुरूप स्त्री ही भरोसे के लायक रह गई है, क्योंकि सुंदर स्त्री का तो कोई भरोसा नहीं है। अर्थात यदि कोई सुंदर लड़की मेरी ओर देख रही है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो मेरी ओर नहीं बल्कि उस कंपनी के जूते की ओर देख रही है जिसकी तरफ से वह मुग्ध होने की ड्यूटी कर रही है। अगर कोई सुंदरी पैरों की ओर देख रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह सतयुगी समर्पिता नारी है, बल्कि वह तुम्हारे पैरों में पड़े धर्मपाल शू कंपनी के जूतों पर मुग्ध हो रही है। यदि कोई सुंदर स्त्री तुम्हारी आँखों में देख रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह तुमसे आँख मिला रही है, बल्कि शायद वह नेशनल ऑप्टिशियंस के चश्मे से आँख मिला रही है। लगता है प्रेम और सौंदर्य का सारा स्टॉक अब कंपनियों ने खरीद लिया है, अब ये उन्हीं के मार्फत मिल सकते हैं। यहाँ पर विज्ञापन में बिकती नारी यह रचना समाप्त होती है।
मानवीय जीवन पर हावी होते विज्ञापनों के साथ साथ प्रेम तथा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नारी किस प्रकार से बाजार की कठपुतली बन गई है, इसका अतिशय वास्तविक वर्णन इस रचना में लेखक ने किया है। बाजारवाद के इस युग में दिन प्रतिदिन विज्ञापन मनुष्य जीवन पर हावी होता जा रहा है और विशेषकर विज्ञापनों के केंद्र में महिलाओं का आना, उनका कठपुतली बनना, यह विशेष चिंता की बात है। कल की तासिका में हम अगली महत्वपूर्ण रचना अनशनकारी पर चर्चा करेंगे। इस रचना के माध्यम से केवल हमें एक महत्वपूर्ण बात जो स्मरण में रखनी है वह ये है कि बाजार की चकाचौंध में नारी सौंदर्य को एक वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। विज्ञापन किस प्रकार से मानवीय जीवन पर हावी होते चले जा रहे हैं, साथ ही प्रेम तथा सौंदर्य की प्रतीक नारी अब बाजार की कठपुतली बन गई है। धन्यवाद।